हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एज वी हैव प्रॉमिस्ड कि हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो आज है उसका डे नंबर 1, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, सोशल साइंस की फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। अब भैया सोशल में 4 सब्जेक्ट है, कौन सा पढ़ रहे हैं? तो जैसा कि आपके सामने नाम लिखा हुआ है, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है और अगर हम बात करें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे कि आपको कहीं और से इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं बचेगी और पेपर की आपकी ऑलमोस्ट तैयारी इससे हो जाएगी। तो चलो बिना किसी टाइम बर्बाद करे हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं या हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानते हैं, तो हमें पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो अगर हम देखें, व्हाट आर रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्या हैं, तो क्या बताया गया, रिसोर्सेस आर एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स व्हिच आर अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट बट देयर आर 3 कंडीशंस। क्या बताया गया कि रिसोर्सेस हर वो चीज है जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें मेरी नीड्स को, आपकी नीड्स को, आपके फ्रेंड की नीड को, आपकी फैमिली की नीड को सेटिस्फाई करती है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर 3 कंडीशन है जो रिसोर्सेज के साथ अप्लाइड होती हैं। अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए जिससे आप रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सके, रिसोर्सेज का यूज कर सके। इकोनॉमिकली फीजिबल, इकोनॉमिकली अगर देखा जाए फीजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब क्या है, अगर आप रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करें ताकि उसके वजह से आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो। थर्ड एंड लास्ट, कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब आपने काफी सारी चीजों को नोटिस किया होगा कि इंडिया में उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो जिन चीजों को हम एज रिसोर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं उनको हम रिसोर्स की कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे। तो रिसोर्सेस हर वो चीज है, जैसे आपके पास मोबाइल है, लाइट है, और अगर हम बात करें व्हीकल है, सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमारे रिसोर्सेस का पार्ट है। और 3 कंडीशन कौन कौन सी रहती है हमने उसके बारे में भी यहाँ पर देखा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, रिसोर्सेस आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आपका डेवलपमेंट करना है, मेरा डेवलपमेंट करना है, किसी और का डेवलपमेंट करना है, हर व्यक्ति के लिए रिसोर्सेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कंसिडर कर सकते हैं, जब आप वॉचेस पहनते हैं, शूज पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो वो सारी चीजें आपके लिए रिसोर्स है। कहीं ना कहीं वो आपके डेवलपमेंट में हेल्प करती है। हमारे भारत के डेवलपमेंट में हमने देखा पिछले कुछ सालों में मोदी गवर्नमेंट ने क्या करा है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया है। हमारे यहाँ पर नए नए तरीके के एयरपोर्ट्स बने और हमारा भारत भी दुबई या हम बात करें बाकी सारी कंट्रीज की तरह डेवलप हो रहा है। तो मेरे, आपके और सभी के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्स। क्या है भैया, रिसोर्स। क्या बताया गया कि अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप डेवलप किस तरीके से करोगे, आपके रिसोर्सेस किस तरीके से डेवलप होंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। It is believed that resources are free gift of nature. Human being use them indiscriminately. क्या बताया गया कि रिसोर्सेस मेरे डेवलपमेंट के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा वाइटल है। हमारी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो रिसोर्सेज पर टिकी हुई है और अगर कोई हमसे रिसोर्सेज छीन ले तो शायद हमारी लाइफ बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो सकती। बट मैं, या हम बात करें जो हमारे ओल्डर लोग हैं, उन्होंने क्या करा है, अपने रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में यूज किया है। भैया ये इनडिस्क्रिमिनेट मैनर क्या होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा, आपको थोड़ी सी प्यास लगती है बट आप क्या करते हैं, पूरा ग्लास भर के पानी लेते हैं, आप एक सिप लेते हैं, बाकी पानी को आप क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो जब हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं तो हमारे रिसोर्सेज धीरे धीरे डिप्लीट करने लगते हैं, जिस कारण से हमें क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल मैनर में अपने रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉज क्या है प्रॉब्लम के, आपके रिसोर्सेज किस तरीके से खत्म हो रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। आज हमारे भारत में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या हम बात करें जिन लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, वो लोग क्या करते हैं, कुछ चंद पैसे कमाने के लिए हमारे रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं। तो पहली प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिलती है। दूसरा हम देखते हैं कि कई बार जो रिसोर्सेज रहते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। हमारी कंट्री की 10% जो पॉपुलेशन है जिसके पास 90-95% रिसोर्सेज है, मतलब अंबानी हो गए, अडानी हो गए, बिरला हो गए, टाटा हो गए, ये लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को अपने पास अक्यूमुलेट करके रखते हैं, जिस कारण हमारी सोसाइटी
पुअर और रिच में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। रिच लोग बहुत ज्यादा सुप्रीम कैटेगरी में आ जाते हैं, पुअर लोग बहुत ज्यादा छोटी कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं रहते हैं। थर्ड एंड लास्ट हम देख रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हैज लेड टू इकोलॉजिकल क्राइसिस। आज डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आप कई बार सुनते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज हो सकते हैं। सी लेवल राइज होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे कोस्टल एरियाज है वो डूब जाएंगे। आज जिस मरीन ड्राइव पे लोग जाकर क्या करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, वो डूब जाएगी। अब वहां पर आप जा नहीं पाएंगे। मॉलडीव्स लोग घूमने जाते हैं, लक्षद्वीप घूमने जाते हैं, वो सारे एरियाज पानी से डूब जाएंगे। तो सोचो हम सारे लोग वहां पर नहीं जा पाएंगे। तो हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को डेवलप करना है, इन सारी चीजों को स्टॉप करना है, ताकि रिसोर्सेज को हम हमेशा अपने साथ बनाकर रख पाए। तो जिस कारण हमारे सामने एक बात आती है कि हमें अपने रिसोर्सेज को प्लान मैनर में क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। बट रिसोर्स प्लानिंग से पहले आप ये बताओ, आपको रिसोर्स क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ये समझ आया है या नहीं आया? और आ गया है तो आपका काम है जल्दी से कमेंट करो और कमेंट में बताओ कि आपको वो दोनों चीजें समझ में आ गई है। तो चलो जल्दी से हम क्या करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। रिसोर्स प्लानिंग में 3 स्टेप्स हैं जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है हमारी गवर्नमेंट के लिए, जिसमें सबसे पहले आती है आइडेंटिफिकेशन, सर्वेइंग एंड मैपिंग। आइडेंटिफिकेशन, सर्वेइंग एंड मैपिंग का क्या मतलब है, आपको आपकी कंट्री में किन पर्टिकुलर एरियाज में रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको पहले पता करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में रिसोर्स अवेलेबल है। जैसे आपने देखा कि आयरन ओर अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है, फिर अगर हम बात करें कोल डिफरेंट प्लेसेस पे प्रेजेंट है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस एरिया में आपको रिसोर्स देखने को मिल रहे हैं। फिर आपको उसको मैप करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से कि किस क्वालिटी का आपके पास रिसोर्स है। मेकिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर टू एस्टिमेट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, इंस्टीट्यूशन एंड स्किल सेट। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। उस प्लान में आप क्या करने वाले हैं, इंस्टीट्यूशन, स्किल्स, और अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी और किस तरीके के लेबर की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे इंस्टीट्यूशन में कौन आ जाता है, वो पर्टिकुलर लोग जो कि क्या करवाने वाले हैं, वहां पर काम देखने वाले हैं, काम करवाने वाले हैं। फिर किस तरीके की टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, किस तरीके की मशीनरी रिक्वायर्ड है, किस तरीके के प्रोफेशनल रिक्वायर्ड है, कितने ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड है, लेबर में स्किल्ड लेबर होने चाहिए, अनस्किल्ड लेबर होने चाहिए। ये सारी चीज़ें भी किसके अंदर आ जाती है, सेकेंड पॉइंट के अंदर आ जाती है। थर्ड और लास्ट में हम क्या देखते हैं कि अगर आपका जो रिसोर्स है वो आपकी कंट्री के डेवलपमेंट में काम नहीं आ रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर रिसोर्स को रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। 3 स्टेप, जिसमें सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, जिसमें मैपिंग एंड सर्वेइंग करते हैं। दूसरा हमने देखा मेकिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, जिसमें इंस्टीट्यूशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, स्किल्स हो गया। थर्ड और लास्ट हमने देखा कि किस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट को नेशनल डेवलपमेंट के साथ मैच करना पड़ेगा, जिसके कारण हमारा इंडिया बहुत ज्यादा ऊपर तक जा सकता है। तो ये रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आ जाता है। अब आप रिसोर्स प्लानिंग तो कर रहे हैं, तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पर डिफरेंट क्वालिटी ऑफ रिसोर्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्स है। बट आपने कभी नोटिस किया, सारे के सारे जो रिसोर्स है, या हम बात करें ऑलमोस्ट जो रिसोर्स हैं, वो हमारे लैंड पर प्रेजेंट है। तो लैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लैंड को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो आपके सामने ये पर्टिकुलर चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में अगर देखें, जो हमारे माउंटेन्स है, माउंटेन्स कितने परसेंट एरिया में है, 30% एरिया में है। फिर अगर हम बात करें, ये प्लेन लैंड है, प्लेन लैंड हमारे यहाँ पर कितने परसेंट एरिया में है, 43% एरिया में है। और थर्ड और लास्ट की बात करें, प्लेट्यू, प्लेट्यू कितने परसेंट में प्रेजेंट है, 27। तो हमारे भारत का जो लैंड एरिया है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जहां पर हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, प्लेन लैंड देखने को मिलते हैं, और थर्ड हमने देखा हमें प्लेट्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरीके की जमीन प्रेजेंट है, तो हम उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो हम कर रहे हैं लैंड यूटिलाइजेशन। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, लैंड यूटिलाइजेशन। जैसा कि आपके सबसे सबसे पहले आया फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड में क्या आ जाता है, अब जैसे मैं एक बार कहीं घूमने जा रहा था, तो मैंने नोटिस किया कि जब भी हम किसी सिटी को, किसी गांव को
पास करते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा जंगल आ जाता है। अब ऐसा सिर्फ मैंने नोटिस किया नहीं, आप भी कई बार जाते होंगे तो आपने भी नोटिस किया होगा, जब हम किसी सिटी को, किसी एरिया को छोड़ते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा एरिया जंगल से कवर्ड आ जाता है। तो हमारे भारत का बहुत ज़्यादा हिस्सा कैसे कवर्ड है? जंगलों से कवर्ड है। तो हम अपने लैंड का इस्तेमाल करते हैं फॉरेस्ट के लिए। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो पर्टिकुलर लैंड जिसपे आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते। आप कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, मे भी हो सकता है वहां पर इंडस्ट्रीज सेटअप हो चुकी हो, वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा हो? सेटलमेंट देखने को मिल रहा हो। फिर इसके अलावा आप वहां पर क्या कर सकते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल सकते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। थर्ड में हम क्या देखते हैं? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, वो पर्टिकुलर लैंड जिसपे ओवर ग्रेजिंग होती है। अब भैया ओवर ग्रेजिंग क्यों कह रहे हो, ग्रेजिंग क्यों नहीं कह रहे हो? क्योंकि आपने देखा आजकल जमीन बहुत ज्यादा कम ही खाली बची हुई, तो जो जानवर रहते हैं वो ओवर ग्रेज करते हैं, जिस कारण वो जो एरिया रहता है वो खराब हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग के अलावा भी हम अदर अनकल्टिवेटेड लैंड को किस में ले सकते हैं? जिसपे मिसलेनियस क्रॉप आपकी ग्रो कर जाती है। फोर्थ आता है फैलो लैंड। भैया आपने तो सिर्फ फैलो लिख दिया, फैलो तो दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं जल्दी जल्दी बताओ? करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो। तो भैया दोनों में डिफरेंस क्या है? जो करंट फैलो है उसमें हम जमीन को 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए छोड़ते हैं, और जो अदर देन करंट फैलो है उसमें हम 1 से 5 साल के लिए जमीन को छोड़ते हैं। जल्दी से और डिफरेंस बताओ। करंट फैलो, जैसे किसी पर्टिकुलर किसान को गर्मियों के समय खेती नहीं करना क्योंकि वहां पर पानी अवेलेबल नहीं है, तो वो 4 महीने के लिए खेत खाली छोड़ देता है। अदर देन करंट फैलो में वो पर्टिकुलर किसान जिसके पास जमीन तो है मगर वो क्या नहीं कर पा रहा है? खेती नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी जमीन की फर्टिलिटी डिक्रीज कर गई है, या लंबे समय तक वहां पर पानी अवेलेबल नहीं है, या कोई नेचुरल कैलामिटी वहां पर आ सकती है। तो ये आ जाता है अदर देन करंट फैलो के अंदर। फिफ्थ और लास्ट, एक्चुअल नेट शोन एरिया। अब भैया एक्चुअल नेट शोन एरिया क्या है? वो पर्टिकुलर जमीन जिसपे साल में 1 से ज्यादा बार खेती होती है उसे हम कहते हैं एक्चुअल नेट शोन एरिया। और हमारे भारत का जो नेट शोन एरिया है वो काफी तेजी से क्या करा है? इंक्रीज करा। आपने ग्रीन रेवोल्यूशन सुना है ना, उसके बाद हमारे भारत की जमीन पर हम बहुत ज्यादा कृषि करते आए, जिसके कारण आज हम हमारे देश को क्या कहते हैं? कृषि प्रधान। क्या कहते हैं? कृषि प्रधान। तो हमने ये तो देख लिया कि हम अपनी जमीन को यूटिलाइज कैसे करते हैं, मगर जब आप किसी पर्टिकुलर जमीन को यूटिलाइज करते हैं तो वहां पर आपकी जमीन खराब भी होती है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम अपनी जमीन को खराब कैसे करते हैं। जैसे कहीं ना कहीं आप भी खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं भी कर रहा हूं, कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है। तो देखते हैं वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से रिसोर्स खराब हो रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है? माइनिंग। माइनिंग आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, फिर अगर हम बात करें उड़ीसा में, झारखंड में बहुत ज्यादा माइनिंग करी जाती है, जिस कारण आसपास की जो जमीन रहती है वो पूरी तरीके से डिग्रेड कर जाती है। वहां पर प्रॉपर तरीके से पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, वहां पर प्रॉपर तरीके से आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, और आप क्या देखते हैं? ओवर ग्रेजिंग। आपने देखा जिन एरियाज में आपको क्या देखने को मिलते हैं? शीप देखने को मिलते हैं, गोट देखने को मिलते हैं, फिर आपने देखा होगा कई बार आपको कैमल देखने को मिल रहे हैं। तो जानवर क्या करते हैं? किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं, जिस कारण ओवर ग्रेजिंग की जो समस्या है वो शुरू होती है। अब आपको मैं मेन पॉइंट बताऊं, ओवर ग्रेजिंग की जो समस्या है उसका कारण है कि हमारे यहाँ पर लोगों ने लैंड को या तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए रख लिया है या अदर एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए रख लिया है। तो जानवरों के लिए जो चरने वाली जगह है या खाने वाली जगह है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। तो कम जगह में जब वो ग्रेज करते हैं तो वो ओवर ग्रेजिंग की समस्या को कॉज करते हैं। थर्ड हमने देखा डिफॉरेस्टेशन। अब ये डिफॉरेस्टेशन कैसे? आज हम हमारे देश का डेवलपमेंट होता हुआ देख रहे हैं, बट डेवलपमेंट के नाम पर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? पेड़ों को लार्ज स्केल पे काट रही है। सिर्फ गवर्नमेंट काट रही है नहीं, आपने देखा होगा आज किसान लोग क्या करते हैं? अपनी ज़मीनों को बेच देते हैं, अपनी ज़मीनों को क्लियर करके वहाँ पर अलग अलग सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश कर देते हैं, जिस कारण डिफॉरेस्टेशन की समस्या बढ़ रही है। अब आपको आज तो लगेगा डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? आने वाले समय में हमारे पास ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है, और अगर हम बात करें जो सॉइल इरोजन है उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो डिफॉरेस्टेशन को हमें जल्दी से क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा, वरना आप सोच भी नहीं सकते आपके साथ क्या हो सकता है। फिर अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है?
इंडस्ट्रियलाइजेशन वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज लगा रही है। भैया किस किस टाइप की इंडस्ट्री है? हमारे भारत में ऑलमोस्ट हर तरीके की इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है। और आपने तो देखा ही है हमारे भारत की गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा करप्ट है। करप्ट होने के कारण हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो लैंड को डिग्रेड करते जा रहा है। और अगर हम बात करें, जैसे गवर्नमेंट बोलती है, हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को चेक करते हैं। तो आपको लगता है कभी इंडस्ट्रीज को अच्छे से चेक किया जाता होगा? जितने एफिलेंट वो रिलीज करते हैं उसके वजह से उनको चलने भी दिया जा रहा है। जैसे भोपाल में आपने गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा। अगर हमारी गवर्नमेंट सही समय पर स्टेप लेती तो शायद उतने ज्यादा लोगों की जान नहीं जाती। तो हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को अच्छे से कर सकते हैं जिसकी वजह से हम जमीन को खराब होने से रोक सकते हैं। बट अभी तो फिलहाल ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। फिफ्थ और लास्ट हम क्या देखते हैं, वाटर लॉगिंग। आपने कई बार देखा होगा कि किसान लोग क्या करते हैं, अपनी जमीनों पे इतना ज्यादा इरिगेशन करते हैं कि पानी वहां पर अक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के कारण कई कई दिनों तक पानी भरा रहता है। कई दिनों तक पानी भरा रहता है तो वो जमीन कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है। जैसे आपने आपके घर के गमले में भी देखा होगा कि पानी भरे रहने की वजह से उस पर्टिकुलर गमले की जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो हमें क्या करना है, वाटर लॉगिंग की समस्या को भी हटा देना है। तो हमने ये पढ़ा कि भैया लैंड क्या है, उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, और अगर हम बात करें उसको हम डिग्रेड कैसे करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हम सबसे पहले रिसोर्स को पढ़ने के लिए आ चुके हैं जिसका नाम क्या है, सॉइल रिसोर्स। क्या नाम है हमारे इसका, सॉइल रिसोर्स। अब ये सॉइल रिसोर्स क्या है, हमने स्टार्टिंग में देखो मैंने क्या बताया था, लैंड हमारा वो पर्टिकुलर रिसोर्स है जिसपे अदर रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। तो लैंड पर जो सबसे पहला रिसोर्स है वो क्या है, सॉइल। क्या है वो, सॉइल है। तो चलो सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जो सॉइल है वो हमारा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, सपोर्ट करता है। किस तरीके से सपोर्ट करता है, आपने देखा होगा कई बार मिट्टी के अंदर से छोटे छोटे केचुए निकल रहे हैं, चींटियां निकल रही हैं, कीड़े निकल रहे हैं, वो जमीन के अंदर रहते हैं। तो जमीन में जो मिट्टी रहती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है, नेचुरली उन्हें क्या करने देती है, वहां पर रहने देती है। बट जो टॉप सॉइल रहती है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल है। या हम बात करें, वो ह्यूमस की एक लेयर रहती है जिसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करते हैं। बट सॉइल अलग अलग तरीके का होता है। सॉइल भैया अलग अलग तरीके का क्यों है, अब आप ये बताओ। अगर आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर क्लाइमेट अलग रहता है। साउथ इंडिया से देख रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्लाइमेट अलग है। फिर आप मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर क्लाइमेट अलग है। डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट तरीके का क्लाइमेट होता है। फिर अगर हम बात करें, टेम्परेचर होता है, डिफरेंट रॉक्स होते हैं, जिस कारण वहाँ पर जो सॉइल की फॉर्मेशन है वो बिल्कुल अलग होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं सॉइल एक तरीके का है? तो चलो क्यों ना हम वो अलग अलग टाइप के सॉइल को पढ़े जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, किस सॉइल को पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एलुवियल सॉइल। चलो मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। एलुवियल सॉइल के बारे में आपको जितनी चीजें पता है जल्दी से क्या करो, उनको रिवाइज करो। आप देखो सबसे पहले क्या बताया जाता है, इट इज डिपोजिटेड बाय 3 रिवर्स। कौन कौन सी रिवर रहती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस। जिन जगहों पे ये रिवर निकलती है वहां पर एलुवियल सॉइल हमें देखने को मिल जाता है। दूसरा अगर हम बात करें, मेनली स्प्रेड इन द नॉर्दर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री। हमारे भारत का नॉर्दर्न वाला पार्ट, अगर आपको मैप अच्छे से पता है तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, फिर हम वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज ले सकते हैं। फिर वेस्ट में अगर हम चले जाएं तो गुजरात और राजस्थान के कुछ एरियाज हमें देखने को मिल जाते हैं। इवन आसाम के कुछ एरियाज भी हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो हमने 2 पॉइंट पढ़े, 3 रिवर से बना है, जहां जहां पर ये रिवर जाती है वहां वहां हमें ये देखने को मिल जाता है। थर्ड पॉइंट, सबसे ज्यादा सूटेबल रहता है पैडी, व्हीट, शुगरकेन, पल्सेस एंड अदर सीरियल क्रॉप। बहुत ज्यादा फर्टाइल होने के कारण ये अलग अलग तरीके की क्रॉप को क्या करता है, सपोर्ट करता है। और भी अगर हम देखें, एलुवियल सॉइल आपके कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। तो चलो जल्दी से पढ़ते हैं, 2 टाइप का कौन सा होता है, बांगर सॉइल। कौन सा वाला सॉइल होता है, बांगर सॉइल। आप बांगर सॉइल को क्या कहते हैं, ओल्ड एलुवियल। क्या कहते हैं, ओल्ड एलुवियल। फिर हम क्या देखते हैं, कंकड़ नोड्यूल्स आर मोर एंड बिगर इन साइज। अब ओल्ड होने के कारण इसके अंदर जो कंकड़ का साइज रहता है वो काफी ज्यादा बड़ा रहता है। फिर अगर हम देखें, रिन्यू इन फ्यू ईयर, 4 से 5 साल के दौरान में इसको वापस से रिन्यू करा जाता है। फिर हमने पढ़ा ये रिवर से काफी ज्यादा दूर रहता है। जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं।
बांगर सॉइल ओल्ड एलुवियल सॉइल है, लेस फर्टाइल है, कंकड़ नोड्यूल्स बड़े हैं, कुछ सालों में रिन्यू होता है, रिवर से दूर रहता है। फिर अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर आपको ये जो पिक्चर देखने को मिल रही है, इसमें आप ध्यान से देखें तो जो कंकड़ पत्थर का साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है। फिर भैया आगे बात करते हैं, अगला वाला कौन सा है, खादर। कौन सा वाला है, खादर। अब भैया खादर कौन सा होता है, खादर हमारा रहता है न्यू एलुवियल। कौन सा वाला रहता है, न्यू एलुवियल। फिर हमने देखा कंकड़ का साइज जो रहता है वो छोटा रहता है और कम अमाउंट में हमें देखने को मिलता है। फिर हमने देखा रिन्यू एवरी ईयर, हर साल बारिश के बाद ये सॉइल क्या हो जाता है, रिन्यू हो जाता है, क्योंकि जब पहाड़ों से नदी बहकर आती है तो वो अपने साथ बहुत ज्यादा एल्यूवियम लेकर आती है। नियर और बिसाइड रिवर, या तो रिवर के बहुत ज्यादा पास रहता है या रिवर के आजू बाजू हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप ध्यान से ये ऊपर वाली पिक्चर देखें तो आप देख रहे हैं इसमें कंकड़ का जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटा है। तो जल्दी से हमने क्या पढ़ा एलुवियल सॉइल में, एलुवियल सॉइल हमारा वो पर्टिकुलर सॉइल है जो 3 रिवर से बनता है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। दूसरा हमने पढ़ा नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा सूटेबल रहता है क्रॉप के लिए। फिर हमने वहां पर क्या पढ़ा, 2 टाइप का रहता है, खादर और बांगर। खादर न्यू एलुवियल रहता है, बांगर हमारा ओल्ड एलुवियल रहता है। तो भैया एक ही टाइप की मिट्टी है क्या हमारे यहाँ पर, नहीं। चलो अगले वाले पर चलते हैं। अगले वाले का नाम क्या है, अगले वाले का नाम है ब्लैक सॉइल। अगले वाले का नाम क्या है, ब्लैक सॉइल। अब भैया इसका नाम ही ब्लैक है तो क्या ये मिट्टी एक्चुअल में ब्लैक रहती है, देखते हैं ब्लैक रहती है या नहीं रहती है। आपके सामने ये जो इमेज आई, हाँ मे बी आपको थोड़ी सी क्लियर नहीं दिख रही है। अब क्लियर क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि मिट्टी का कलर और इस बोर्ड का कलर दोनों के दोनों कैसे हैं, ब्लैक है। मेरी टी शर्ट का कलर भी ब्लैक है, इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो मिट्टी रहती है वो ब्लैक इन कलर रहती है। फिर अगर हम ध्यान दें, ब्लैक कलर के अलावा ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल एंड रेगर सॉइल। यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सॉइल को हम रेगर सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। आइडियल रहता है कॉटन की ग्रोथ के लिए। फिर अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट, फाउंड इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा एंड छत्तीसगढ़, हमें प्लेट्यू रीजन में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें सौराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मालवा, इन रीजन में हमें ये अच्छे से देखने को मिलता है। इसके अंदर मैग्नीशियम, पोटैश, कार्बोनेट और क्या रहती है, इसके पास पावर रहती है कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकता है। जैसे आपने देखा होगा काली मिट्टी में जब आपका पैर जाता है तो वो बहुत ज्यादा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, बाहर से हमें लगता है कि वो मिट्टी सूखी हुई है, बट उसके हाई मॉइस्चर इनटेक के कारण या हम बात करें एब्जॉर्प्शन के कारण वो क्या करती है, हमेशा क्लेई फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। बस गर्मियों के समय में उसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो हमने कौन सा सॉइल पढ़ा, हमने यहाँ पर पढ़ा ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक के बाद अगला जो सॉइल है वो कौन सा है, रेड एंड येलो। कौन सा वाला है, रेड एंड येलो। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर इस मिट्टी का जो कलर है वो आपको कैसा देखने को मिल रहा है, येलो। कैसा देखने को मिल रहा है, येलो। अब कोई भी नहीं बोलेगा येलो येलो डर्टी फेलो। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये येलो कलर क्या है, तो देखो येलो कलर, इट्स कलर इज रेड बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड चेंजेस इट्स कलर व्हेन इट इज हाइड्रेटेड। अब इस मिट्टी को अगर ध्यान से देखा जाए, इसका कलर लाल रहता है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आयरन ऑक्साइड। आयरन के डिफ्यूजन के कारण इसका कलर लाल है। बट अभी फिलहाल ये हाइड्रेट हो गई है, हाइड्रेट होने के कारण इसका जो कलर आपको देखने को मिल रहा है वो कौन सा वाला है, येलो। कौन सा वाला है, येलो। वरना आप एक्चुअल में देखें तो उसका कलर आपको कैसे दिखाई देगा, रेड कलर का दिखाई देगा। तो ये मिट्टी लाल क्यों रहती है, ताकि इसके अंदर आयरन रहे। आयरन रहने के कारण लाल है, लाल है, लाल है। बट हमने क्या देखा, कलर येलो हो गया। भैया कलर येलो कैसे हो गया, आपने ऊपर से पानी डाल दिया क्या, नहीं। हो सकता है मॉइस्चर आ गया हो सकता है बारिश हो गई हो, तो उसका कलर हमें येलोइश दिखने लगता है। कहाँ कहाँ पर मिलता है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गैग्नेटिक प्लेन्स में और वेस्टर्न घाट में हमें ये देखने को मिल जाता है। इसके अंदर हम पोटैटो, मेज, कॉटन को अच्छे से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। वेजिटेबल, टोबैको, सिट्रस फ्रूट को हम क्या कर सकते हैं, येलो सॉइल में। रेड में कौन कौन सा, पोटैटो, मेज, येलो में येलो वाले में कौन सा, वेजिटेबल, टोबैको। तो इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो भैया अगला सॉइल कौन सा है, अगला सॉइल आता है लेटेराइट। कौन सा आता है, लेटेराइट। तो भैया ये लेटेराइट क्या है, चलो इसको देख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से इस पर्टिकुलर इमेज को देखें तो ये मिट्टी वो पर्टिकुलर मिट्टी है जिसके अंदर ह्यूमस का कंटेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, लाल कलर की दिखाई दे रही है। भैया पिछले वाले में और इस वाले में फर्क क्या है, तो देखो इसको फाउंड इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल।
वो पर्टिकुलर एरिया जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। भैया टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है, गर्मियों के समय में अपने आप को देखना कितनी ज़्यादा स्वेटिंग करते हो, तो सोचो जब मिट्टी के ऊपर हमेशा इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो उसके अंदर की जो ह्यूमस की लेयर है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगी। अब भैया बारिश भी तो ज़्यादा हो रही, तो बारिश के कारण सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन के कारण भी मिट्टी ऊपर वाली नहीं रहेगी। तो हम देखते हैं लेटेराइट सॉइल उन एरियाज में प्रेजेंट है जहां पर टेम्परेचर और अगर हम बात करें बारिश, दोनों की दोनों कैसी है, हाई है। दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं, लो ह्यूमस कंटेंट एज मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट डिस्ट्रॉयड। अब टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो डेड हो जाते हैं। जैसे गर्मियों के समय में हमारा सर्वाइव करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो बेचारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, मिट्टी में रहते हैं, हाई टेम्परेचर के कारण क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। फाउंड इन केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ आसाम। इन एरियाज में हमें क्या क्या देखने को मिल जाती है, ये मिट्टी देखने को मिल जाती है। सबसे ज्यादा सूटेबल रहती है कॉफी के लिए, टी के लिए, कैशू के लिए। आपने देखा होगा कि जो तमिलनाडु वाला एरिया है या हम बात करें केरल वाला एरिया है, वहां पर कैशू नट को काफी ज्यादा ग्रो करा जाता है। आप भैया फसल उगा रहे हो और ऊपर आप बता रहे थे कि यहाँ पर क्या नहीं है, ज्यादा ह्यूमस की लेयर नहीं है, तो प्रॉपर इरिगेशन करके और अगर हम बात करें सॉइल को प्रॉपर ट्रीट करके हम अच्छे से यहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अगले सॉइल के ऊपर आते हैं भैया, कौन सी जगह पर आ गए हम आ गए हैं एरिड सॉइल पर। कौन सा सॉइल पर आ गए हैं, एरिड सॉइल। ये एरिड सॉइल क्या है, तो सबसे पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखो। आपको दिख रहा है राजस्थान का एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर बहुत दूर 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 तक क्या प्रेजेंट है, रेत ही रेत प्रेजेंट है। तो वो पर्टिकुलर सॉइल जिसके अंदर हमें ढेर सारी रेत देखने को मिल जाती है उसे हम कहते हैं एरिड सॉइल। तो भैया रेत है तो इसका टेक्सचर तो ऑलरेडी सैंडी होगा, सैंडी की वजह से इसका नेचर कैसा होगा, सलाइन होगा। क्या होगा इसका नेचर, सलाइन होगा। उन एरियाज में पाई जाती है जहां पर टेम्परेचर भी हाई है और क्लाइमेट पूरी तरीके से ड्राई है। ड्राई क्लाइमेट में आपको किसी भी तरीके से मॉइस्चर देखने को नहीं मिलता है। थर्ड पॉइंट हम क्या देखते हैं, ड्राई क्लाइमेट, द मॉइस्चर एंड ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज वेरी लो। क्लाइमेट ड्राई होने के कारण मॉइस्चर बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ रात के समय रहता है, तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं, जो ह्यूमस की लेयर रहती है वो भी काफी ज्यादा कम रहती है। राजस्थान में हमें देखने को मिल जाता है और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात है, दोनों के दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं, जिस कारण वहां पर यही वाला सॉइल हमें ज्यादा देखने को मिल जाता है। अब अगले सॉइल पर आते हैं जिसका नाम क्या है, फॉरेस्ट सॉइल। ये फॉरेस्ट सॉइल हमारे इस चैप्टर का लास्ट सॉइल है, तो जल्दी से पढ़ते हैं फॉरेस्ट सॉइल। क्या भैया जंगलों के अंदर मिलने वाला सॉइल फॉरेस्ट सॉइल है, नहीं। फॉरेस्ट सॉइल आपका वो सॉइल है जो आपको माउंटेन रेंजेस पे देखने को मिलता है। तो भैया इस सॉइल के अंदर हम क्या देखते हैं, जैसे आप इस पर्टिकुलर इमेज को देख पा रहे हैं, ये वो पर्टिकुलर सॉइल है जो हमें मेनली पहाड़ों पे देखने को मिलता है। क्या बताया गया, फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन। जो हिल्स पे, माउंटेन्स पे हमें मिलता है वो फॉरेस्ट सॉइल है। दूसरा हम देखते हैं सॉइल लैक ह्यूमस कंटेंट बिकॉज ऑफ द लेस बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ टॉप कवर ऑफ द सॉइल। भैया ह्यूमस नहीं है यहाँ पर, ये कह रहे हैं ह्यूमस की लेयर हट रही है। क्यों हट रही है, क्योंकि आपने देखा पहाड़ों पे बर्फ पड़ती है, बर्फ के कारण वहां पर हम देखते हैं आइस शीट्स रहती हैं, ग्लेशियर्स रहते हैं, तो वहां पर मिट्टी का अच्छे से रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो वहां पर फॉरेस्ट सॉइल में हम देखते हैं जो ह्यूमस रहता है वो काफी ज्यादा कम रहता है। जो फॉरेस्ट सॉइल रहता है वो लोअर पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है। भैया लोअर पार्ट्स यानी शिवालिक माउंटेन, आपने पढ़ा होगा 3 माउंटेन रेंजेस कौन से होते हैं, कौन कौन सा होता है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। तो तीनों माउंटेन, ये मेनली हम बात करें हिमाचल के डाउनवर्ड साइड और अगर हम बात करें शिवालिक के डाउनवर्ड साइड, डाउनवर्ड साइड का मतलब है नीचे, क्या देखने को मिल जाती है, अच्छी मिट्टी देखने को मिल जाती है जो काफी ज्यादा फर्टाइल रहती है। अब भैया आपने मिट्टी के बारे में तो पढ़ा दिया, जिस तरीके से लैंड को हम डिग्रेड करते हैं तो क्या हमारी सॉइल डिग्रेड नहीं होती, होती है। हम अपनी सॉइल को क्या करते हैं, इरोड करते हैं। तो भैया सॉइल किस तरीके से इरोड होती है, सॉइल इरोजन होता है। भैया सॉइल इरोजन में क्या होता है, वॉशिंग अवे और रिमूव्ड ऑफ द टॉप सॉइल। जब आपका टॉप सॉइल या ऊपर वाली जो लेयर रहती है वो हट जाती है तो उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन।
अब सॉइल इरोजन में सबसे पहला टाइप है गली इरोजन। अब इसका नाम है गली, क्या नाम है इसका? गली। इसका मतलब है जब पानी हाई प्रेशर में आता है, हाई स्पीड में आता है, तो वो बीच में से जो मिट्टी बहाकर ले जाता है, गली जैसे चैनल्स बनाता है, उसे हम कहते हैं गली इरोजन। क्या बोलते हैं? गली इरोजन। दूसरा आता है शीट इरोजन। भैया ये शीट इरोजन क्या है? जब ऊपर की लेयर हट जाती है उसे कहते हैं शीट इरोजन। क्या कहते हैं उसे? शीट इरोजन। थर्ड और लास्ट विंड इरोजन। विंड इरोजन वो पर्टिकुलर इरोजन है जो हवा के कारण, तेज हवाओं के कारण, जो आपको रात में देखने को मिलती है सू करके, उस पर्टिकुलर हवा के कारण जो सॉइल निकल जाता है उसको हम कहते हैं विंड इरोजन। क्या कहते हैं? विंड इरोजन। मगर जो प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं हम उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो भैया सॉइल इरोजन को सही कैसे कर सकते हैं? हम 3 स्टेप्स ले सकते हैं। टेरेस फार्मिंग। अब भैया टेरेस फार्मिंग क्या है? जब हम क्या करें, माउंटेन को टेरेस के फॉर्म में कट कर दे, तो ऊपर की मिट्टी बहकर नीचे, नीचे की थोड़ा नीचे, तो मिट्टी को बचाया जा सकता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम क्या देखते हैं, फसल लगा दी, घास लगा दी, फसल लगा दी, घास लगा दी, तो उसमें क्या करा जाएगा, जो आपकी मिट्टी है या हवा है वो बहाकर मिट्टी को नहीं ले जा पाएगी, मिट्टी आपकी बच जाएगी। शेल्टर बेल्ट, आपने देखा होगा कई किसान क्या करते हैं, अपने खेत के आसपास बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं। और अगर हम बात करें, इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर हो जाता है खत्म। जल्दी जल्दी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने रिसोर्स के बारे में पढ़ा, हमने डेवलप कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा लैंड डिग्रेड कैसे हो रहा है, अलग अलग टाइप के सॉइल के बारे में पढ़ा। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं और जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।